चलो। देखिए हिंदी में एक तो कारक टॉपिक है और एक समास टॉपिक है। और जैसे हमने अव्यय टॉपिक को कंप्लीट किया था, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि कारक टॉपिक और समास टॉपिक उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए लास्ट में हम इन दोनों टॉपिक को कर लेंगे एंड इसके बाद हम संधि टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, शब्द, जो शब्द होते हैं, शब्द आपके सिलेबस में था ना। शब्द को अगर हम देखें तो हिंदी व्याकरण में लिंग के आधार पर हम शब्दों को कितने भाग में बांट सकते हैं। लिंग के आधार पर हम शब्दों को कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं। दो में कर सकते हैं। लिंग बोला मैंने, एक वचन नहीं बोला। लिंग के आधार पर दो। ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सर माइक ऑन करवा दो। अच्छा। ठीक है। जिसको डबल आवाज आ रही है वो एक बार क्लास को बंद करके फिर से ओपन करो उसको। ठीक है। चलो। अच्छा। तो यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शब्द होते हैं इनकी पहचान भी आपको होनी चाहिए। ठीक है। और फटाफट आया करो। जरूरी काम था क्या बाहर? है? पानी? लास्ट में लगी पीना पानी, पानी पी के जाया करो। अच्छा। चलो। तो मैं बात कर रहा था कि लिंग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसलिए इन दोनों शब्दों की पहचान भी आपको होनी चाहिए। ठीक है। एंड इसके अलावा जो आपके शब्द हैं, कोई भी शब्द है, एक तो होता है पद। ठीक है। जब हमने पद को शब्द में कन्वर्ट करना है, करते हैं ना हम। पद छोटा है, शब्द बड़ा है। जब हम पद को शब्द में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें चेंजेस? क्रिया लगा देते हैं। यस। कुछ में तो हम लगा देते हैं प्रत्यय और कुछ में हम लगा देते हैं उपसर्ग। ठीक है। तो इसीलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग और उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों टॉपिक भी शब्द से ही रिलेटेड हैं, तो ये भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। चलो, तो ये हम करेंगे थोड़ी बाद में। लेकिन आज हम फिर से सारा रिवाइज करेंगे। चलो। ठीक है। एक सेकंड जरा। सर ऐसे बड़ी दिक्कत आ रही है बार बार डाउनलोड करने की। बार बार डाउनलोड करने का क्या दिक्कत आ रही है? डिम्पल ठाकुर मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है। हाँ। चलो। चलो भाई। तो हमने हिंदी भाषा में यानी कि हमने हिंदी भाषा से स्टार्ट किया था। और सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है?
तो शब्द है। हिंदी भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? तो वाक्य है। हिंदी भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। जब तक मैं मूल ना बोलूं, जब तक मैं सबसे छोटी ना बोलूं, तब तक आपने शब्द नहीं करना है। ठीक है। और वैसे बिना छोटी और बिना मूल से और पूर्ण से ये क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि हिंदी व्याकरण के या फिर हिंदी भाषा के अंग कितने हैं, या फिर हिंदी व्याकरण के अंग कितने हैं? चार कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द, वर्ण, पद, शब्द और वाक्य। अच्छा ठीक है, ये क्या है? अंग है। वैसे व्याकरण के भेद कितने हैं? तीन। कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। इसमें पद नहीं आता। यही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की मूल जननी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा की जननी भाषा कौन सी है? अपभ्रंश का कौन सा रूप? शौर सेनी अपभ्रंश। ठीक है, अभी फिलहाल हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित है? खड़ी बोली है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी भाषा का उद्भव का समय क्या है, तो क्या बोलोगे आप? 1000 ईसा पूर्व या फिर 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व तक, यही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, किस काल की भाषा है संस्कृत भाषा? ऋग्वैदिक काल और कौन सा काल? आर्य काल। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका जो ऑर्डर है कन्वर्ट होने का, चेंज होने का, वो क्या था? पहले तो संस्कृत है, फिर पाली, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद शॉर्ट्स, यानी उसी का ही पार्ट है। आगे अपहट भी आ जाती है और लास्ट में हिंदी भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी हिंदी भाषा जो है ये किस परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा। अच्छा, ये बताइए कि भारोपी परिवार की भाषा जो बॉर्डर वाली भाषा है, क्योंकि भारोपी परिवार की जो भाषाएं हैं ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ इंडिया में, है ना? तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है, जहां से जो परिवार है वो चेंज हो जाता है, तो बॉर्डर वाली, जैसे कि मैं आपसे पूछूं गुजरात के आगे कौन कौन सी भाषा? मराठी, कोंकणी, ओडिसी, बंगाली। तो ये जो भाषाएं हैं ये भी भारोपी परिवार की हैं। एंड इससे ऊपर आपको बताई है ना, बिहार में अवधी चलती है ना, अवधी हो गई। फिर ये अपने ये भी है, भोजपुरी हो गई, गुजराती है, राजस्थानी भाषा है, पंजाबी है, डोगरी भाषा है। ठीक है, पहाड़ी भाषा है। ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं ये भारोपी परिवार की ही भाषाएं हैं। अब अगर हम बात करें नीचे साउथ इंडिया में जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। ये चार भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऐसा ही था। ठीक है, अब हम देखेंगे हिंदी भाषा के बारे में। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अब मैंने साठ तक नहीं बोला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। अगर ऑप्शन में ध्वनि ना हो तो वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब वर्ण तक पहुंच गए आप। अच्छा, वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, और वर्णों को जब हम व्यवस्थित रूप से लिखेंगे और एक सार्थक पद बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? पद या फिर शब्द? शब्द बोलेंगे। ठीक है, इसको मेरे से स्टेटमेंट ये सही नहीं बनी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम वर्णों को सही तरीके से लिखेंगे तो क्या बनेगा? वर्णमाला तो है ही है, लेकिन पद बनेगा। व्यवस्थित रूप से लिखेंगे फिर पद बनेगा। पद, पहले पद बनेगा फिर बनेगा शब्द। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपी परिवार। ठीक है, भाषा की अभिव्यक्ति कितने प्रकार से की जा सकती है? तीन प्रकार से कि दो प्रकार से? अभिव्यक्ति तीन प्रकार से। वैसे भाषा के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार हैं। अभिव्यक्ति तीन प्रकार से, वैसे भाषा के प्रकार दो हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, अभिव्यक्ति दो प्रकार से, प्रकार तीन है। हाँ, उल्टा हो गया। अभिव्यक्ति दो प्रकार से और प्रकार इसके तीन है वैसे। ठीक है, हाँ। नहीं 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 नहीं।
एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। नहीं, ठीक है। भाषा की अभिव्यक्ति दो प्रकार से लिखा गया हुआ है कि भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरे तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर ही नहीं, लिखकर भी अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप है। तो क्या मतलब हुआ, ये अभिव्यक्ति तो हुई है, ठीक है। तो भाषा अभिव्यक्ति के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाषा के दो प्रकार हैं। वैसे कितने हैं, वैसे तीन हो जाएंगे, ठीक है। अभिव्यक्ति वाले दो हैं, याद रखना, यस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम देखें हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। कब इसको संविधान में ऐड किया गया था? ईयर 1949। किस आर्टिकल में? 343 से ए, ठीक है, यस, 343 ए, है ना। और अगर हम पूरा बताएं कहां से लेके कहां तक, 43 से लेके 51 तक, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। कब से मनाया जाता है? 2006 से। 75 नहीं, 75 को क्या हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहां पे हुआ था? नागपुर है कहां पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था? 30 देशों ने। किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत की गई? इंदिरा गांधी। 10वां कहां पे हुआ था? 10वां, 10वां हमारे भारत में हुआ था, ठीक है। और उस टाइम पर किसने स्टार्ट किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 11th कहां पे हुआ? पोर्ट लुई मॉरिशियस, ठीक है। और 11 जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। और 12वां कहां पे हुआ पिछले साल? पिछले से पिछले साल 2023 में फिजी, ठीक है। चलो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज विश्व हिंदी सम्मेलन, अच्छा ये हो गया, ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 7 जून 1955। किसके सहयोग से? गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है। भारतीय संविधान संविधान में किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है? 8वीं अनुसूची में पहले कितनी थी? 14 थी, ठीक है। दो मेजर भाषा जो इसमें है ही नहीं, अंग्रेजी और भोजपुरी। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर पहले नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी। हिंदी का स्थान क्या है? दूसरा किसका है? इंग्लिश का है। हिंदी शब्द कहां से लिया गया है? फारसी से। और उर्दू शब्द कहां से लिया गया है? तुर्की से, ठीक है। अब ये बताओ कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी और उर्दू की? उर्दू की लिपि क्या है? मलयालम। देवनागरी चेक करो, ठीक है। अच्छा, पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। मुझे खुद बताओ कि क्या उर्दू, अच्छा क्वेश्चन आ गया, मान लो ये क्वेश्चन आ गया और वहां पर तुमने बोला कि यहाँ पे तो देवनागरी लिपि है, मैं वही उसी में आ रहा हूँ, देवनागरी लिपि। अब लिपि का मतलब होता क्या? अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप देवनागरी लगा ही नहीं सकते कभी भी। लिखने का तरीका हिंदी और उर्दू का सेम ही है क्या, कि देवनागरी हो ही नहीं सकती? ठीक है, तो क्या है? फारसी। इंग्लिश की रोमन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं? 6000। भारत में कुल बोलियां 1650। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्रह्मी लिपि से हुआ। रामचरितमानस, पद्मावत और चंदायन किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई। हिंदी भाषा की मूल इकाई हो गया, ठीक है। मूल इकाई वैसे क्या है? ध्वनि, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वर्ण एवं वर्णमाला, है ना। हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 अगर कुल ना लगाया जाए तो, 44 अगर कुल की जगह पे मूल लगा दिया जाए तो। कुल मतलब कुल, और कुल 52 है, मूल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में कितनी थी, तो कितनी? 44, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अर्ध स्वर के नाम से किसको जानते हैं? अर्ध स्वर के नाम से यव। अगर बाय चांस यव ऑप्शन में ना हुआ फिर, ये कल मैंने देखा था, अगर बाय चांस अर्ध स्वर में य और ब ना हुआ फिर री,
इसको अर्ध स्वर बोलते क्यों हैं? अब ये उस टाइम पे हमें डाउट आया था, हम क्या बोल रहे थे, ये अर्ध स्वर है, अर्ध व्यंजन है। यह वह क्या होते, देखो व्यंजन और स्वर में फर्क ये होता है कि व्यंजन में हम स्वरों की सहायता लेते हैं, लेकिन यह और वह ऐसे स्वर हैं, ऐसे व्यंजन हैं जिसमें बड़ा बड़ा माइनर सा स्वर आता है, यह छोटा सा आता है यह, ठीक है, और इसको बोलने में भी कम समय लगता है, यब, र लंबा है, ल है ना, यब, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक अर्ध स्वर है, यानी कि आधा स्वर ही इसमें लास्ट में यूज होता है, इस प्रकार से इसको नाम डाला गया है अर्ध स्वर। अगर बाय चांस ये आपका ऑप्शन में नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग में पुराने टाइम पर अर्ध स्वर के नाम से री को जानते थे, ठीक है, ये भी था। और पुराने टाइम पर ही कहते थे कि हिंदी में कुल वर्णों की सॉरी स्वरों की संख्या 13, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये बताइए, अच्छा ये हो गया, मुझे ये बताओ कि ध्वनि के प्रकार कितने हैं? ध्वनि के प्रकार 2 हैं, ठीक है। एक और था, अच्छा, वर्णों के प्रकार कितने हैं? वर्णों के प्रकार कौन कौन से? 2, स्वर और व्यंजन। ध्वनि के प्रकार कितने हैं? 2 ही हैं, ठीक है। ये बताइए कि मात्राओं के प्रकार कितने हैं? 3, कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मूल स्वर के नाम से किसको जानते हैं? ह्रस्व को। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। लघु स्वरों की संख्या? लघु स्वरों की संख्या तो वही तो है, मूल और लघु सेम ही तो है, ठीक है। अच्छा, अगले वाले का नाम क्या है? गुरु स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर। तो इनकी संख्या कितनी है? 7। 7 ही है, तो 7 और 4 11, तो 11 किनकी संख्या हुई? स्वरों की। इसके बाद किसका नंबर? अयोगवा कितने होते हैं? 2, कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक आएगा इसमें? नहीं आएगा। इसके बाद नंबर किसका? व्यंजनों का। अच्छा ठीक है, व्यंजनों के प्रकार कितने हैं? व्यंजनों के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं आते, यही था, ठीक है। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, यानी कि 5 वर्ग इसमें आते हैं। अच्छा, स्पर्शी व्यंजनों, अच्छा ये बताओ पहले, स्पर्श व्यंजन के प्रकार कितने हैं? स्पर्श व्यंजन के प्रकार कितने हैं? 2, कौन कौन से? स्पर्शी और स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्शी व्यंजन में कितने वर्णों की संख्या है? 20। इसमें कौन सा वर्ग नहीं आता? च वर्ग नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब च वर्ग आता किसमें है? स्पर्श संघर्षी में, तो इसमें च वर्ग आ जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, इसके बाद नंबर किसका? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? स्पर्शहीन व्यंजन। इसमें कुल वर्णों की संख्या 4, कौन कौन से? य र ल ब में य और ब का नाम क्या है? अर्धस्वर। अच्छा, र का नाम क्या है? प्रकंपित। और ल का नाम क्या है? पार्श्विक। प्रकंपित का दूसरा नाम क्या है? लुंठित है। आगे है संघर्षी। संघर्षी व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, कौन कौन से? श श स ह, यही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, हाँ, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। 4 कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अच्छा, इसके बाद 2 बच गए 52 करने के लिए, तो कौन है वो? द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? ड और ड। इसके नीचे बिंदी आएगी? हाँ जी, बिंदी आएगी, ठीक है। अब इसके नीचे बिंदी आएगी तो कहां कहां पर आएगी? अगर ये बीच में होंगे या फिर लास्ट में होंगे तो नीचे बिंदी आ जाएगी, जैसे कि लड़का, ठीक है। अगर इसके पहले कोई भी आधा वर्ण हो तब भी इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, या फिर ये स्टार्टिंग में हो तब भी इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। डमरू में ड के नीचे बिंदी आएगी, ढक्कन में ढ के नीचे बिंदी आएगी? नहीं आएगी, इसलिए ड और डमरू बोलते हैं हम, है ना। चलो जी, ठीक है, ये हो गया। अब 52 हो गए पूरे, नहीं बचा कुछ भी, ठीक है, बच गया। ये बताओ कि संयुक्त स्वर के नाम से हम किसको जानते हैं? संयुक्त स्वर के नाम से हम किसको जानते हैं?
संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? चार। कौन कौन से संयुक्त स्वर मैंने करवाए थे आपको? वो तो करवाए थे। हाँ, बड़े बड़े होंगे उसमें। चलिए जी, बताइए कौन कौन से हैं। एक ए वाला ए, एक ये वाला ए, एक ओ है और एक आओ है। क्यों बोलते हैं इनको संयुक्त स्वर? क्योंकि इनके बीच में ही स्वर है, इनके बीच में स्वर है। पहले अगर हम बात करें ए की, तो कैसा बनेगा ए? हाँ, या फिर अ लगाओ या फिर आ लगाओ, साथ में क्या लगेगा? ई, कोई भी बड़ी छोटी, तो बन जाएगा ए। ए कैसे बनेगा? ए वाला अ और आ लगा के ये वाला लगा दो इसमें, तो बन जाएगा ए। ठीक है, अब ये बताओ ये ओ कैसे बनेगा? अ आ जमा ऊ छोटा बड़ा दोनों चलेगा। ठीक है, अब अगला बनाओ जरा इसका, औ औरत वाला। हाँ, तो अ आ जमा यहां पे आपको यही लगाना पड़ेगा, तो बन जाएगा अगला। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं क्या? संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये खुद में दो स्वरों से मिलके बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि मात्राओं की संख्या कितनी है? हाँ, मात्राओं की संख्या 10 है और अ में कोई मात्रा नहीं है ना? ठीक है। अब एक और है, आगत ध्वनियां पता होगा आपको। आगत ध्वनियों में यानी कि आपके स्वर भी आ जाएंगे, व्यंजन भी आ जाएंगे, ऐसा ही है। अच्छा, अर्ध स्वर जो है वो एक ही है, पता कौन सा है? कौन सा है अर्ध स्वर? कौन सा है? वो री स्वर थोड़ी है अर्ध। अच्छा, अर्ध नहीं, आगत बोल रहा हूं मैं। आगत में कौन सा है? ओ नहीं है, ऐसे होता है ये। ओ नहीं बोलते इसको, ओ बोलते हैं। अब मैं इसी पे आ रहा हूं वैसे। ओ क्यों बोलते हैं इसको? फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको क्या बोलते हैं? फिर इसको क्या बोलते हैं? हम्म? इसके आगे अगर हम फ लगा दें, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ। मेरा क्वेश्चन ही ये था कि ये जो आगत ध्वनि है ये किस भाषा से ली गई है? अंग्रेजी। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी आपको पता ही है, जो हमारे व्यंजन है वो तो काफी सारे हैं। क, ग, ज, हाँ, झ, फ हो गया, है ना? तो पांच। संख्या फिक्स नहीं है इनकी, लेकिन यहाँ पे स्वरों की संख्या फिक्स ही है जो आगत स्वर है। ठीक है, चलो ये हो गया, खत्म हो गया ना ये वर्ण वर्णमाला खत्म हो गई। अच्छा, अब इनको बांटा गया था अलग अलग तरीके से, वो देख लेते हैं एक बार। हम्म। अच्छा, अब हम स्वरों को डिवाइड करेंगे। क्लास में कोई इशू तो नहीं आ रहा? क्लास में कोई इशू तो नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? अभी तो बड़ा कुछ देखने वाला है। तूने 2 महीने मिस कर दिए देखने के लिए। चल कोई बात नहीं। चीजें पता क्या, चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं। अभी एक चीज और थी, मैंने पता नहीं कहाँ भेज दी, वो या फिर मेरे लैपटॉप में है। वो एक चीज और है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जीव की आकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, जीव के आधार पर, वो ओष्ठ के आधार पर था। वो एक है ऐड करने वाला, बाकी लगभग हमने सारा ही निकाल दिया हुआ है। ठीक है, अब ठीक है भाई। अब नेटवर्क आई थिंक ठीक है, चेक करना जरा, क्लास चेक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आपने बताना है कि जीभ के आधार पर किसके भेद? स्वरों के, व्यंजनों के, या फिर वर्णों के? स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? जीभ के आधार पर हम स्वरों को कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं? 3 में कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में कौन कौन? ठीक है, अग्र में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई, ई, ए। मध्य में बाकी जो बच गए सारे के सारे पश्च में। ठीक है, तो ये था जीव के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, मुझे बताओ कि द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पत्ता, सच्चा, पक्का,
बिल्ली यानी कि बीच में एक आधा और एक पूरा, है ना। हाँ, तो ये सारे के सारे कैसे व्यंजन हैं, यानी कि इस शब्द में द्वित्व व्यंजन का यूज किया गया है। द्वित्व व्यंजन मैं इसको कहूंगा, इसको किसको कहूंगा इसमें। हाँ, हाँ नहीं, दोनों को बोल देंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही है ना। इसमें द्वित्व व्यंजन का ही यूज किया गया है। द्वित्व मतलब क्या हुआ, दो। द्वित्व यानी कि एक आधा और एक पूरा, लेकिन वो है किसका आधा पूरा, त का है, तो त यहां पर द्वित्व व्यंजन है, समझे कि नहीं। इस प्रकार से अगर वो पूछेगा कि बिल्ली में द्वित्व व्यंजन कौन सा है, ब त ल, इस प्रकार से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, मुझे आपने बताना है, अगला नंबर आ गया उच्चारण स्थान, नहीं, अच्छा, जीव के अलावा एक और था, मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर हम किसको डिवाइड करेंगे, स्वरों को, व्यंजनों को, या फिर स्वरों को ही करेंगे। तो कितने प्रकार के, चार। कौन कौन से, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। संवृत में कौन कौन से आते हैं, ई ई उ उ, ठीक है। और अर्ध संवृत में कौन कौन से आते हैं, अ और आएगा इसमें, नहीं, ओ और ए, यानी कि दोनों छोटे छोटे संयुक्त हम जो बना रहे थे, छोटे छोटे आएंगे किसमें, अर्ध में आएंगे। अच्छा, इनको हम करते थे डायग्राम से, ऐसा ही है। ये है हमारी मुखाकृति, ये हमारी है जीभ, ये भी जीभ ही है, ये भी जीभ है और लास्ट में भी जीभ है। अगर आपका मुंह इतना इतना खुला रहता है, अगर आपका मुंह, मुंह नहीं है ये जीभ है आपकी और ये तालू है, और अगर जीभ और तालू के बीच में या तो डिफरेंस है ही नहीं या थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो उस केस में आप किन किन स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं, बता नहीं रहे थे आप, संवृत वाले, ई ई उ उ, मतलब ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ई ई उ उ ऐसे ही है, तो करके देख लो, यहां पे आ जाएगा। अब इस चीज का नाम है संवृत, इसका नाम क्या है, संवृत। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी कि अर्ध संवृत हो गया, अर्ध संवृत हो गया। अब जीव और तालु के बीच में डिस्टेंस इतना हो गया, अब कौन कौन सा निकाल, कौन कौन से स्वर यहां पर निकल सकते हैं, आवाज आ सकती है। एक हमारे पास ओ है और एक है ए। अब इन दोनों के बड़े वाले भी है ना वेरिएंट, बड़े वाले भी हैं, वो कहां पे आएंगे, ये पहले विवृत कर देते हैं, नहीं नहीं, ये विवृत नीचे वाला आ गया, हाँ, ये विवृत नीचे है और ये अर्ध विवृत है, ठीक है। अब बताओ जरा कि यहां पर जो इसके दो बड़े हैं, जैसे कि ओ औरत है और ए है, वो किस में आएगा, अर्थ में आएगा कि विवृत में आएगा, अर्थ में आएगा, पक्की बात है। इसमें दो मात्राएं और इसमें एक मात्रा, यही है। अच्छा, बाकी अ किस में आएगा, अ किस में आएगा, वो भी इसी में आएगा, ठीक है। अब आ किस में आएगा, अब अ और आ में देख लो फर्क है कि नहीं। अ बोल रहा हूं मैं सिंपल मुंह खोल के, और आ के लिए मुझे मुंह भी ऊपर करना पड़ रहा है और जीभ भी करनी पड़ रही है, ऐसा ही है क्या। चलो, तो यहां पर आ जाएगा आ, ठीक है। और कौन कौन से आएंगे, एक आ आएगा, उसके ऊपर आगत स्वर चंद्रबिंदी वाला, और विसर्ग कहां पे आएगी, विसर्ग वाला आएगा इसमें, नहीं नहीं नहीं, विवृत में दो ही आएंगे, आ और ये वाला, और अर्ध विवृत में अ ओ और अह, क्योंकि इसमें भी कम मुंह खुल रहा है, अह, ठीक है। और यहाँ पे आ, यानी कि यहाँ पे मात्रा वाले आएंगे, ऑफ वाला अर्ध विवृत में। हाँ ठीक है, ये वाला भी आपका इसी में आएगा, हाँ, समझे। तो ये है हमारे यहाँ पर मुखाकृति के आधार पर किसके भेद,
स्वरों के भेद। ठीक है, चले आगे। चलिए अब बताओ जरा उच्चारण स्थान, मुझे बताइए कि त का उच्चारण स्थान क्या है। ओए, अवेयर होके, जोर कम है आपका, है जोर से। त का उच्चारण स्थान दंत से छ छलगम वाला, श शलगम वाला। तालु। ट्रिक का नाम क्या है? इचु यश की ऋतुरश। ऋतुरश श षटकोण वाला किसमें जाएगा? श षटकोण वाला किसमें जाएगा? इचु यश में श आता है, फिर ऋतु रश में आता है ये षटकोण। तो ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट मूर्धा। तो श षटकोण का भी क्या होगा? मूर्धा। मूर्धा नहीं है कि तालु है? किसका? हम्म, मैंने पूछा श शलगम, वो तालु ही है। अब मैं पूछ रहा हूं श षटकोण वाला किसमें जाएगा? मैं वही तो बोल रहा हूं, तो मुर्दा उसी को तो बोल रहा हूं मैं, श षटकोण वाला। और ट का भी क्या है? तो ऋतुरश सारी की सारी वही है ना, मैं वही तुझे तो कनेक्ट कर रहा हूँ। ऋतुरश में ट नहीं आता, तो उसी के लास्ट में तो श षटकोण आता है। तो दोनों का क्या होगा? मुर्दा ही तो होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, मुझे बताइए ऋ ऋषि किस में जाएगा? ऋतुरश। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, मुझे बताइए कि स किस में जाएगा? स स सपेरा वाला स किस में जाएगा? दंत में जाएगा। देखे तो नहीं बोल रहे। नेक्स्ट है प किस में जाएगा? प ओष्ठ में जाएगा। ब फटा हुआ ब किस में जाएगा? ब फटा हुआ, ओष्ठ में बिना फटा हुआ। दंतोष्ठ में औरत किस में जाएगी? कंठोष्ठ। अच्छा, और ए किस में जाएगा? कंठ तालब्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बताएंगे कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कितने हैं? दो कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब क्या होता है? कम, और महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु। मुझे बताइए कि क किस में जाएगा? अल्प के महा में। अल्प में जाएगा। झ झंडा किस में जाएगा? झ झ झंडा। क ख ग ख, च छ ज झ। फिर महाप्राण में ज जो सिंपल है, ज जहाज वाला, वो किस में जाएगा? अल्प में। ज झंडा वाला किस में जाएगा? महाप्राण में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मुझे बताओ जरा कि भ भालू किस में जाएगा? भ बोल के पता लग रहा है, महाप्राण में। प किस में जाएगा? प अल्प प्राण में। फ किस में जाएगा? महाप्राण में। अच्छा, ट किस में जाएगा? अल्प में। थ थर्मोश किस में जाएगी? महाप्राण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है स्वर तंत्रियों के घर्षण के अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि व्यंजनों के प्रकार कितने हैं? दो। घर्षण मतलब घर्षण ही होता है, यानी कि घोष और अघोष। घोष को हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। स मतलब घोष के साथ, घर्षण के साथ, यानी कि सघोष और घोष सेम ही है। ठीक है, अघोष अलग है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे आपने बताना है कि ल जो है, ल ल किस में जाए? स घोष में। सभी स्वर किस में चले जाएंगे? स घोष में जाएंगे। प किस में जाएगा? प प। ठीक है, पहला और दूसरा अघोष यानी कि सघोष, सॉरी अघोष, और बाकी जो लास्ट वाले तीन है घोष और सघोष में चले जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। मुझे बताइए कि श षटकोण किस में जाएगा? अघोष में जाएगा। मुझे बताइए कि ह किस में जाएगा? ह सघोष में जाएगा।
वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं शब्द। ठीक है, जब हम पद से बनाएंगे शब्द तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्यय लगाने पड़ेंगे या फिर उपसर्ग लगाने पड़ेंगे, है ना। मैंने लिखा शब्द मतलब कुछ भी हो सकता है ना। शब्द का मतलब जरूरी थोड़ी है कि संज्ञा ही है, शब्द क्रिया भी तो हो सकता है कि नहीं। अच्छा, मैंने लिखा चलना। चलना जो शब्द है इसमें हमने किसका प्रयोग किया है, उपसर्ग का कि प्रत्यय का। प्रत्यय कहां पर यूज होते हैं, लास्ट में कि स्टार्टिंग में। चलो ठीक है, ये हम करेंगे बात। चलिए, शब्द, शब्दों के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। जरा चेक करना एक बार। जिस हिसाब से यहाँ पे इंटरनेट तंग कर रहा है ना, रुक रही थी, इसी हिसाब से बस पुलिस का ये फिर निकल जाना यहाँ से हमने। जी खबर, मोदी अंबानी फोन करिए, आए नहीं थे। फाइबर, ईयर फाइबर है ना, वो चलता ही नहीं अच्छे से। वो जो फाइबर होता है ना दूसरा वायर वाला, वो बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, चलो ठीक है। एक्चुअली बॉर्डर वाला जो इलाका होता है ना, वहाँ पे ऐसे ही होता है। और इनके जो प्लान्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कांगड़ा, इसमें पंजाब का प्लान अलग होगा और हमारे यहाँ का प्लान अलग होगा। पता है क्यों होता है ऐसे, कौन सा टैक्स, स्टेट वाला। ठीक है, चलिए। तो शब्द के प्रकार कितने बताए आपने, 4 4 बताए। कौन कौन से, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का दूसरा नाम क्या है, उत्पत्ति का नाम क्या होता है, स्रोत ही बोलते हैं उसको। दो दो नाम है इनके। ठीक है, उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ, स्रोत। व्युत्पत्ति का मतलब क्या हुआ, व्युत्पत्ति का मतलब क्या हुआ, रचना करनी है उनकी। थर्ड वन इज क्या था, अर्थ के आधार पर। फोर्थ वन इज प्रयोग के आधार पर। अच्छा, अब ये बताएंगे कि स्रोत या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अच्छा, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, 3। कौन कौन से, रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़। अच्छा, आगे अर्थ के आधार पर, हाँ 2 हैं तो सार्थक और निरर्थक। और आगे प्रयोग के आधार पर 2 हैं, विकारी और अविकारी। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है ये किस में जाएंगे, विकारी में जाएंगे। और अविकारी में कौन सा जाएगा भाई, अव्यय जाएगा। तो इनके पार्ट है कि नहीं, इन्हीं के पार्ट है ना विकारी अविकारी के। तो इसके अंदर जाके आएंगे वो, स्टार्टिंग में 2 ही हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम आपको पता है कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं तत्सम, जो हिंदी भाषा के शब्द हैं तद्भव, जो बाहर से लिए गए हैं उनको विदेशज कहेंगे, और जो हमारे खुद के हैं उनको देशज कहेंगे। ठीक है, और जो 2 भाषाओं से मिलके बने हैं उनको संकर शब्द। और संकर शब्द को हम इसके टाइप में नहीं डालते हैं। ठीक है, चलिए थोड़े से यही देख लेते हैं, आते हैं आपको नहीं आते, तुझे तो चलिए ठीक है, बताइए जरा कि कर्म जो शब्द है तत्सम का है कि तद्भव का है। कर्म तत्सम का है, इसका क्या बनेगा, तद्भव काम बनेगा, क्योंकि ये कन्वर्जन से भी क्वेश्चन आते हैं। मुझे बताइए कि पंक्ति जो शब्द है तत्सम है कि तद्भव है, पंक्ति तत्सम है, पंगत तद्भव हो जाएगा। मुझे बताओ मेंढक जो है वो तत्सम है कि तद्भव है, तद्भव है, क्या बनेगा इसका तत्सम, मंडूक, कूप मंडूक, समझ गए। हाँ, अच्छा कूप का बताओ फिर, कूप मतलब तत्सम है और कुआं मतलब तद्भव है। अच्छा बताओ अनाड़ी शब्द, अनाड़ी, पहले ये बताओ तत्सम है कि तद्भव है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या बनेगा, अनार्य। मुझे बताइए कि ईर्षा, मैं लास्ट में या नहीं लगा रहा हूं, मैंने लिखा ईर्षा, सिर्फ लिखा ईर्षा।
बताओ जरा, ई र शा तत्सम है, और इसका तद्भव क्या बनेगा? उल्टा तो नहीं बोल रहे? यह जो है ये आपका आ जाएगा तत्सम में, ईर्ष्या। ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, ये जो है ये तत्सम में जाएगा, ये चला जाएगा तद्भव में। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, ये बड़ी बार आया हुआ है, उपरोक्त में से सभी। बताओ जरा, उपरोक्त र वाला तत्सम के तद्भव है? उपरोक्त ये कैसा है? और उपरयुक्त, ऊपर ये वाला आएगा, फिर युक्त ऐसा ही है, तो ये किसका? तत्सम का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, मुझे बताइए कि रिच तत्सम के तद्भव है? रिच, रिच, रिच जो है वो मैं ऐसे लिख रहा हूं, तद्भव है, और इसका बनेगा रिक्ष तत्सम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए कि त्योहार जो वर्ड है इसमें य के ऊपर मात्रा एक के दो? एक, किसमें जाएगा ये? तत्सम के तद्भव, त्योहार नहीं, तद्भव, और इसका तत्सम बन जाएगा तिथि बार। वेरी गुड, जिसको इसका तत्सम पता होगा वो तद्भव भी बोलेगा फिर। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है धरती तत्सम के तद्भव, तद्भव है, क्या बनेगा तत्सम इसका? धरित्री। ठीक है, मुझे बताइए जवाई, जवाई तद्भव है कि तत्सम है? तद्भव है, और क्या बन जाएगा इसका? जमाता। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि मुख जो शब्द है, मुख, ये तत्सम है कि तद्भव है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या बनेगा फिर? मुह बनेगा। वो उल्टा नहीं बोल दिया? ये तद्भव है, ये तत्सम है, जिसके ऊपर चंद्र बिंदी, मतलब क्या हुआ? तद्भव। ये चंद्र बिंदी तद्भव है, सिंपल बिंदी तत्सम है। ठीक है, चंद्र तत्सम, चांद तद्भव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, आपने मुझे बताया कि रचना के आधार पर तीन प्रकार के क्या होते हैं? शब्द, वाक्य, शब्द होते हैं। मैंने कहा चम्मच, ये किस में डालोगे आप? रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक में, यौगिक में डाला है तो दो बता तोड़ के। रूढ़ी में आएगा। मुझे बताओ पानी किस में आएगा? रूढ़ी में आएगा। अच्छा ठीक है, रेलगाड़ी किस में आएगी? यौगिक में आएगी। ठीक है, मुझे बताइए कि बाथ रूम किस में आएगा? संकर शब्द, वो है ही नहीं ऑप्शन में। मैं आपसे पूछ रहा हूं रचना के आधार पर, यानी कि रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ में होना चाहिए आंसर आपका, यौगिक। ठीक है, मुझे बताइए कि नीलकंठ किसमें चला जाएगा? योग रूढ़ में चला जाएगा। ठीक है, ये आसान ही है। ठीक है, चलो अच्छा, वाक्य के बारे में आपको पता ही है, पता है वाक्य के प्रकार कितने हैं? दो, कौन कौन से? रचना कैसे वाक्य के प्रकार कितने हैं? दो, कौन कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उद्देश्य, विधेय क्या होते हैं ये? वो अंग हैं। ठीक है, चलो, तो वाक्य के अंग जो हैं वो दो हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में कौन सा पार्ट आएगा? कर्ता वाला, और विधेय में क्रिया वाला, कर्म नहीं क्रिया वाला। अब उसमें कर्म हुआ ही नहीं फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य के भेद आपने मुझे बताए, रचना के आधार पर और आगे अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर जो है वो वाक्य के कितने भेद होते हैं? तीन, कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल का दूसरा नाम क्या है? साधारण या फिर सामान्य वाक्य। अच्छा, मिश्र वाक्य का दूसरा नाम क्या है? जटिल वाक्य, और लास्ट में संयुक्त। तो मुझे बताइए, राम और श्याम दिल्ली गया,
राम और श्याम दिल्ली गए हैं। सरल वाक्य, राम नहाता है और श्याम मुंह धोता है। संयुक्त वाक्य, राम आएगा तभी श्याम जाएगा। मिश्र वाक्य, ठीक है। अच्छा, अब राम आएगा तभी श्याम जाएगा, तभी कौन सा अव्यय है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वाक्य बताओ मुझे। मिश्र वाक्य, ठीक है। राम खड़ा था और श्याम बैठा था। संयुक्त वाक्य, ठीक है। मोर नाच रहा था परंतु मोरनी चुपचाप बैठी हुई थी। संयुक्त के मिश्र, संयुक्त होगा, ठीक है। बस यही था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संज्ञा। पहला ही क्वेश्चन ये है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आया था पेपर में कि कैसे पहचान, अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी डाल सकता है वो, ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसका प्रयोग करके मैं ये बता सकता हूं कि ये वाला जो व्यंजन है ये स्वर रहित है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनो। ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसका प्रयोग करके मैं ये बता सकता हूं कि ये वाला जो व्यंजन है ये स्वर रहित है? तो हलंत लगा के, जैसे कि मैंने कहा क, जब तक मैं इसके नीचे हलंत नहीं लगाऊंगा इसके अंदर क्या है? अ है। जैसे मैंने यहाँ पर क के नीचे हलंत लगा दिया तो ये स्वर रहित बन जाएगा, यानी कि अब जो अ है वो मैं अलग से लिख सकता हूं। तो जब भी मैं व्यंजनों को तोड़ता हूं तो तोड़ने के बाद मैं इसके नीचे जरूर ये जो हलंत है ये लगाऊंगा, है ना? ऐसा ही है। तो जब भी हम ऐसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा गाय, गाय लिखा ना, तो जब मैं इसकी संधि करूंगा तो ग जमा आ जमा य जमा। अच्छा, अब इसको रहने दो, ये हो गया। इसको और तोड़ना हो तो ग के अंदर भी क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। ये आ तो क्या है? ये तो मात्रा है ये वाली, तभी तो हम आ को मात्रा बोलते हैं कि नहीं बोलते? अ में कोई मात्रा नहीं है, तो ये तो मात्रा का मैंने निकाल दिया बाहर। अब आगे क्या बचा? अच्छा, ये भी लिखना पड़ेगा। अब मात्रा बेशक है ये। अब आगे है य, अब य में भी क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आगे। तो ये साइन कौन सा हुआ? हलंत। बाकी संज्ञा का आपको बताई है, मैंने लिखा राम, राम में संज्ञा की कौन सा प्रकार? पहले ये बताओ। अच्छा, संज्ञा के प्रकार कितने हैं? 5, अगर ऑप्शन में ना हो तो 3 है। अच्छा, अब मैं पहले आपसे पूछूंगा शब्द, वो आपने पार्ट्स में डालने हैं या फिर टाइप्स में डालने हैं? मैंने कहा राम किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। बिल्ली किस में जाएगी? व्यक्तिवाचक, बिल्ली का नाम बिल्ली, नाम होते हैं, बिल्ली नहीं बोल। अगर किसी ने घर में बिल्ली रखी, इसको बिल्ली, बिल्ली यहाँ पे आ, ऐसे नहीं बोलते, उसका नाम डाला गया होगा, है ना? आपने क्या रखा है घर में? कुछ भी नहीं। चलो, अच्छा मैंने कहा रंग, रंग किस में डालोगे आप? आशीष क्या कह रहा है? सर कंठ कौन सा सही है? कंठ को, अच्छा कंठ मैंने बता दो दिया था आपको। कंठ अगर देखा जाए तो ये वाला सही है, ठीक है, क्योंकि बिंदी तो ऐसे लगा देते हैं हम, ठीक है, लेकिन जब बिंदी को मैं तोड़ूंगा ना तो ये है। अगर ये नहीं है, यानी कि प्रेफरेंस वाइज अगर हम देखें तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, फिर अगर ये नहीं है फिर ये ठीक है, क्योंकि यहां पर इस कटे को मैंने ऊपर लिख दिया। हाँ, वर्ग मतलब ये जो बिंदी होती है ना, ये कोई ना कोई कटा फटा ही होता है। हाँ 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 हाँ, वही, हाँ वही होता है, यानी कि जिस वर्ग में ये लिखा होता है उसी का होता है। ऐसा ही है, जैसे कि, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा रंग की, तो किस में जाएगा रंग? जातिवाचक में जाएगा। मैंने कहा लाल, ये किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। मैंने कहा लोग, लोग किस में जाएंगे? जातिवाचक में। मैंने कहा मनुष्य किस में जाएगा? मनुष्य। जातिवाचक में। मैंने कहा गाय किस में जाएगा? पेड़ किस में जाएगा? लहसुन किस में जाएगा? तेल मैंने बोला ही नहीं।
मैंने पेड़ बोला, पेड़ जाएगा जातिवाचक में। लहसुन किस में जाएगा, जातिवाचक में कि व्यक्तिवाचक में? लहसुन की कैटेगरी को करो, होती है कौन सी कैटेगरी? किसी भी चीज को आप लास्ट में जाके देसी और अंग्रेजी में तो डिवाइड कर ही सकते हो, कर सकते हैं क्या? हैं? देसी अंडे करना है? चलो वो तो वैसे है, अंडे जो हैं वैसे वो जातिवाचक ही है। ठीक है। वो है ही है जातिवाचक। अच्छा गांव किसमें जाएगा, गांव? समूहवाचक में जाएगा। अच्छा, पहले तो जातिवाचक आपने मुझे कह लिया, अब जातिवाचक अगर ऑप्शन में नहीं है फिर क्या बोलोगे? समूहवाचक। ठीक है, कक्षा किस में जाएगी? संसद किस में जाएगी? मेला किस में जाएगा? और भीड़? ठीक है, सेना समूहवाचक। ठीक है, चलो अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन वाले। मुझे बताइए जरा कि देव जो शब्द है, देव, ये कौन से प्रकार में चला जाएगा? देव जातिवाचक में। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है भाववाचक में। ठीक है, अब मैं बोलूंगा आपने कन्वर्ट करना है भाववाचक। मुझे बताइए मृत्यु का भाववाचक रूप क्या है? मृत्यु का, मृत्युंजय नहीं, मृत्युंजय का मतलब क्या होता है? मृत्यु पर विजय पाने वाला। ठीक है, हाँ। तो वैसे मृत्युंजय में कौन सा प्रकार है? वो भी जातिवाचक ही है। ठीक है, नेक्स्ट, मृत्यु का भाववाचक मृत्यु ही रहता है। नेक्स्ट, शत्रु का भाववाचक रूप शत्रुता, बूढ़ा का, भक्त का भक्ति, बालक का बालिका नहीं, मैं स्त्रीलिंग पूछ ही नहीं रहा, बालकपन। ठीक है, सेवक का सेवा। ठीक है, सेवा। देव का भाववाचक रूप देवत्व, पंडित का भाववाचक रूप पांडित्य। सर माइक का ऑप्शन हमें भी चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी तक तो नहीं मिल पाएगा वैसे। नेक्स्ट है सज्जन, सज्जन का भाववाचक रूप सजनता, स्त्री का स्त्रीत्व, मम का निज का निजता। ठीक है, निजतव्य भी हो सकता है। सर्व का सर्वत्व, सर्वत्व। अपना का अपनापन, मीठा का मिठास, मधु का माधुर्य, कायर का कायरता, अच्छा का अच्छाई, काला का कालिमा, लाल का लालिमा, आलसी का आलस्य, कसना का कसावट, लिखना का लिखावट नहीं, लिखाई। तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी है, तो लिखाई क्या हुआ, भाववाचक नहीं हुई, है ना? बट लिखावट भी ठीक है। लिखावट वर्ड हम यूज कम करते हैं, लिखाई ज्यादा करते हैं। ठीक है, अच्छा जीतना का जीतना का जीत, चुनना का चुनाव, चमकना चमक, हंसना का हंसी, भूलना का भूल, गिरना का गिरावट, लगाना का लगाव, मना का मनाही। ठीक है, समीप का भाववाचक रूप समीपता, दूर का भाववाचक दूरता क्या होती है, दूरी। ठीक है, निकट का भाववाचक निकटता, ऊपर का ऊपरी। ठीक है, और बहना का बहाव। बहना कौन सा वर्ड है, क्रिया वर्ड है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए बताइए गहरा का भाववाचक रूप गहराई, लड़का का लड़कपन, बुक सभी की बंद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बुरा का भाववाचक रूप बुराई, बड़ा का बड़ाई तो नहीं होता, बड़प्पन। वेरी गुड, मनुष्य का मनुष्यता, मीठा का मिठास, दास का दासता। ठीक है, खेलना का खेल, मरना का मरण, है ना, जीवन और मरण बोलते हैं ना। ठीक है,
अच्छा ये बताइए, शूर का भाववाचक रूप शौर्य। उस वर्ड को आपने डाल के भी देखना, तब कंफर्म होता है ये। हंसना का बताओ जरा भाववाचक रूप। हंसी। मोटा का मोटापा। संग का संगति, वेरी गुड। मधुर का माधुर्य। बूढ़ा का बुढ़ापा। चलना का चाल भी ठीक है, चलन भी ठीक है। ठीक है। अपना का अपनत्व। क्षत्रिय का क्षत्रियत्व। बाल का बाल का बाल का भाला मत किया करो, बालपन। डाकू का डाका, ठीक है। चोर का चोरी, ठीक है। नर का अगर टाइम ही नहीं आया है, ठीक है। फ्लो ना, पर वहां नहीं चलाना। वहां ऐसा हो जाता है वैसे, मतलब जब जल्दबाजी में हो ना, तो ऑप्शन भी वैसे होंगे तो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है आलसी का, दास का, कठोर का, कटु का, कटुता, सर्व का सर्वता नहीं सर्वस्व, धार्मिक का धार्मिकता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज शत्रु का, सेवक का, लोभी का लोभ, वेरी गुड। प्यास का प्यासा, राष्ट्रीय का राष्ट्रीयता, गर्म का गर्मी, ठीक है। ठंडा का ठंडी, ठंडा का ठंडक, ठीक है, ठंडक। सर्द का, तो वहीं से तुमने क्या बनाया, गर्म का गर्मी, ठीक है। ठंडा का ठंडी बना दिया। इसी का ही वेरिएंट बनाना आपने। वो आप अनेकार्थी तो नहीं बोलेंगे इसको, आप पर्यायवाची का नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए भाई, फिर से फ्लो बनाओ एक बार। अपना का अपनापन, अपना का अपनापन भी ठीक है, और आप भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है काल का, कालिमा। खेलना का खेल। हंसना का हंसी। थकना का थकावट। कमाना का कमाई। लूटना का लूट, ठीक है। ठगना का ठगी। मिलना का मिलावट नहीं मिलाप। पूजना का वो हमारे लिए पूजनीय है, वो भी ठीक है, और पूजा भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विधवा का वैधत्व, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मांगना का महंगाई। मांग, यस। भूलना का भूल, ठीक है। कहना का कहावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि मैं घर जाना चाहती हूं, मैं घर जाना चाहती हूं, उसमें मैं क्या है, पुरुषवाचक है, पक्की बात है। मैं घर, अब मैं का विशेषण है तो आगे संज्ञा भी ढूंढो किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं अब अलग बंदा है, घर अलग है, ठीक है। मैं घर हूं तब होगा, हाँ मेरा घर, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज आजकल आप कहाँ रहते हैं, आप आजकल आप कहाँ रहते हैं, इस वाक्य में वो WH वर्ड क्या होगा, कहाँ। अब ये कहाँ क्या है, प्रोनाउन ही है, लेकिन हिंदी में बोले तो सर्वनाम में कौन सी कैटेगरी, पुरुषवाचक प्रश्नवाचक। क्योंकि इंग्लिश में डाउट हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव में है तो 2 ऑप्शन आपके बन सकते हैं। एक तो
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और दूसरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन हिंदी में याद रखना कि हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण नाम का कोई भी भाग नहीं है, टाइप नहीं है, एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास, वो है सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें कोई ना कोई तो WH वर्ड होगा, तो वो क्या था इसमें, कहां। तो कहां यानी कि एक प्रश्नवाचक नहीं, हाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं मैं आप चला जाऊंगा, इसमें आप क्या है, निजवाचक है। मैंने कहा आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता, इसमें यह क्या है, पुरुषवाचक। आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता, निश्चयवाचक। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ काम करो में कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक। ठीक है। नेक्स्ट है आपने क्या खाया है में क्या वर्ड क्या है, प्रश्नवाचक। जो खाएगा वो, जो जागेगा वो पावेगा, संबंधवाचक। ठीक है। अच्छा अब इसी में डाउट आया था ना आपको, कौन कौन सा डाउट था, पुरुषवाचक था, निश्चयवाचक था, और सार्वनामिक विशेषण में था। तो मुझे बताओ जरा क्या डिफरेंस है इसमें। वह कल शिमला जाएगा, मुझे स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम। अच्छा अगर मैं यहां पर सारे वर्ड्स लिख दूं, कौन से, यह वह, मेन यह वह में दिक्कत आ रही है ना, यह वह और ये वे। अच्छा अगर सेंटेंस में मैं ये लिख भी दूं और इसके आगे कोई भी संज्ञा नहीं है, इसके आगे कोई भी संज्ञा नहीं है और स्टार्ट में कर दूं इन सारों से, तो क्या बन जाएगा, पुरुषवाचक। तो बन जाएगा पुरुषवाचक बन जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अगर यहां पर एक सेंटेंस लिख दूं मैं, यहां पर इन चारों में से कोई भी एक आ गया, लेकिन इसके लिए मैंने एक संज्ञा भी यूज करी है, संज्ञा दूर होनी चाहिए, संज्ञा दूर होनी चाहिए, तो क्या बनेगा, संकेतवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए यह मेरा ही गांव है, यह मेरा ही। अब इसमें ही क्या है, कल पढ़ा था हमने, निपात। यह मेरा ही गांव है, यह मेरा ही गांव है कि नहीं। बताओ फिर इसमें मैंने यह तो यूज कर लिया, इस यह की संज्ञा कहां पे है, गांव। तो बताओ ये वर्ड मैंने इसके लिए यूज किया ना, यह मैंने गांव के लिए यूज किया। ठीक है। तो इसलिए ये दूर दूर होने चाहिए, तो यहां पे कैटेगरी का नाम निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। और जैसे ही ये और ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। यह गाय मेरी है ना, यह फोन मेरा ही है, यह फोन मैं दिल्ली से लेके आया, तो उस केस में भी सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। चलो अब मोक में भी आई थिंक वो आया था, बहुवचन आए थे, सर्वनाम शब्दों के बहुवचन क्या होते हैं। तो मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था कि इनके आपने उसी में रखने हैं बहुवचन। उसी में क्या मतलब हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर कितने पार्ट हैं, 3। कौन कौन से, प्रथम है, फिर मध्य है, फिर अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष हम किसको बोलेंगे, प्रथम पुरुष को ही बोलेंगे। तो प्रथम वाले में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, मैं और आप नहीं आता, मैं और आप, मैं और हम। अब मैं का जो बहुवचन होगा वो इसी में होना चाहिए, क्या होगा, मैं का मेरा। ओ मैंने सर्वनाम में बोला, मैं का हमारा, पक्की बात है, मैं का हम का। तो मैं का क्या होगा, हम। और तुम जो हमारा बोल रहे थे वो किसका होगा,
हमारा जो वर्ड है, ये मुझे बताओ कि क्या ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर पोजेसिव वाला है? पोजेसिव को हम क्या बोलते हैं इसमें? यह हमारा घर है, इसमें हमारा वर्ड क्या है मुझे बताओ जरा। यह हमारा घर है, इसमें हमारा क्या है? विशेषण हुआ। विशेषण इसमें कौन सा हुआ बताओ जरा। संकेत कैसे हुआ? संकेत हुआ। इसके लिए हमारे पास एक ही था जिसमें संकेत और संबंध दोनों उसी में आएंगे। क्या नाम है उसका? मैं की तो समझ नहीं आ रही, मैं समझाना। मैंने बोला यह हमारा घर है, यह हमारा घर है, इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, वो इसके ऊपर किया है। इसमें ये हमारा क्या है? विशेषण है। अब विशेषण का टाइप आपको पता ही है, तो ये किस में जाएगा? क्यों जाएगा सार्वनामिक? इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कौन सा टाइप हुआ ये एडजेक्टिव का? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हिंदी में चले जाते हैं। संकेतवाचक भी इसी का नाम है, संकेतवाचक भी इसी का नाम है, और सार्वनामिक विशेषण भी इसी का ही नाम है। ऐसा ही है। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा आपका? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इस प्रकार से। चलो, अब मैं कह रहा हूं तो ये है हमारा। तो जो मैं आपको प्लूरल बनाने के लिए बोल रहा हूं वो पुरुषवाचक का पुरुषवाचक में ही रहेगा। समझा कि नहीं? मैंने कहा मैं, तो मैं का बहुवचन क्या बनेगा? बनाओ जरा। मैं का बहुवचन क्या बनेगा? हम। वेरी गुड। और मैंने का क्या बनेगा? मैंने क्या है? मैंने क्या है? मैंने। ठीक है, चलो। मैंने मतलब मैंने किया ना कोई, तो मैंने भी क्या बनेगा? मैंने भी आपका बै से बना, लेकिन जस्ट उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है ये। मैंने आज काम नहीं किया। इस वाक्य में मैंने एक वर्ड क्या काम कर रहा है? मैंने वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है। सर्वनाम है लेकिन है कौन सा? मैं वही तो कह रहा हूं। अब वैसे तो आपने पढ़ा नहीं ना ये पुरुषवाचक में। मैं वही तो कह रहा हूं कि जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बेस हमारा मैं है उसी से मॉडिफाइड करके बने हैं, तो इन सभी के मॉडिफाइड वर्जन भी मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या किया, मैं का हम कर दिया बहुवचन, और मैं का मॉडिफाइड रूप है मैंने। अब हम का मॉडिफाइड रूप क्या होगा? हमने। तो मैंने का बहुवचन हमने। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है मुझे, ये ऑब्जेक्टिव केस है। मुझे का बहुवचन क्या बनेगा? नहीं, बहुवचन बोला मैंने, हमें। ठीक है, मुझे का हमें हो जाएगा। मुझको का बहुवचन हमको। मेरी का बहुवचन म का म नहीं होगा ना फिर, हमारे। ठीक है, मेरी का हमारी, और तू का बहुवचन तुम। तू का बहुवचन तुम। ठीक है। नेक्स्ट है तुझे का बहुवचन क्या होगा? तुम्हें। तेरा का बहुवचन, अगर ये इज्जत नहीं दे रहा तुम क्यों दे रहे हो? तेरा बोला ना इसने, तो तेरा का तेरे होगा फिर। ठीक है। तुम्हें का क्या होगा? तुम्हारे। तो जब इज्जत दी जाए तभी देनी, ऐसे नहीं देनी। उसने का, हाँ अब इसने इज्जत दी ना, उसने। ठीक है। और उसे का उन्हें। ठीक है। नेक्स्ट है उसको, उनको, उसमें, उनमें। ठीक है। यह, ये, इसने, इन्होंने, इससे, इनसे। वेरी गुड, उन पकड़ ली गल। चलो।
अच्छा जी बताओ जरा, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? चार। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलो ठीक है। मैंने कहा मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, इसमें मुझे बताइए कि पूर्ण जो वर्ड है ये किस में जाएगा? पूर्ण जो वर्ड है ये किस में जाएगा? स्वास्थ्य को तू कैसे माप सकता है नंबर में? परिमाण में जाएगा। यस। मैंने पूर्ण काम कर लिया, परिमाण में भी जाएगा ना? ठीक है। मैंने यह काम पूर्ण किया। अब पूर्ण वर्ड क्या है? मैंने यह काम पूर्ण किया। हाँ, पुराने पुराने होते हैं। पूर्ण क्रिया मतलब, पूर्ण किया मतलब, पूर्ण का मतलब हुआ कंप्लीट। लेकिन किया, वो काम आधा भी कर सकता था, उसने पूर्ण किया। तो विशेषण थोड़ी हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। पूर्ण आगे मैंने लिखा किया, तो पूर्ण मतलब क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में भी कौन सा बताओ जरा? चार हैं आपके पास। परिमाण में जाएगा ये। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। मैंने कहा दूसरा लड़का अच्छा है, दूसरा इसमें क्या हुआ? नहीं, हिंदी की बात करो। संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं राम एक बहुत अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा वर्ड क्या है? विशेषण। और बहुत क्या है? प्रविशेषण। इसमें नहीं चलेगा वो क्रिया। हाँ, इसमें एडवर्ब क्रिया विशेषण, मतलब इसमें वो नहीं चलेगा, एडवर्ब एडजेक्टिव वाला। ठीक है, एडजेक्टिव की विशेषता जो बताएगा वो एडवर्ब हिंदी में नहीं होगा। ठीक है। अब आज आपने वो पढ़ी थी कंपैरेटिव सुपरलेटिव, बना सकते हैं? तो इसका बना के बताइए। मुझे बताइए कि सुंदर का, अब इसमें जो पॉजिटिव डिग्री है उसको हम बोलेंगे मूलावस्था, फिर कंपैरेटिव को उत्तरावस्था, और उत्तरा और उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव को उत्तम, अति उत्तम बोलते हैं। उत्तम मतलब सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है सर, हमारी तरफ भी देखिए। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, चलो ठीक है करवाता हूँ मैं। ऑडियो वाला भी मैं करवाता हूँ, ठीक है? चलो सुन लेते हैं आपकी। अब इसमें याद रखना कि जब भी हम इसमें कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे ना, उत्तरावस्था, तो हम लगाएंगे तर। मैंने कहा कठोर, तो कठोर का क्या बनेगा? कठोरतर। और जब हम बनाएंगे सुपरलेटिव यानी कि उत्तमावस्था, कठोरता नहीं, तम, तम हो जाएगा। तर और तम में कन्वर्ट करना आपने। वहां पे क्या क्या था? ई आर और ई एस टी। यहां पर क्या है? तर और तम। मैंने कहा मधुर, मधुर का मधुरतर और मधुरतम। मैंने कहा श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठतर और श्रेष्ठ श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठ होता है कि ट होता है? ठ ठठेरा। यस। उच्च का क्या बनेगा? उच्च, उच्चतर और उच्चतम। ठीक है। सुंदर का सुंदरतर और सुंदरतम। सुंदरता क्या है? क्या भाववाचक? ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है संज्ञा से विशेषण आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, साहस का विशेषण क्या बनेगा? साहसी। अंक का विशेषण अंकित। शीत का विशेषण शीतल, वेरी गुड। दुख का विशेषण दुखी। मन का विशेषण मनस्वी। मनोरथ क्या होता है? ये मैंने हनुमान चालीसा में पढ़ा है। जो कोई मनोरथ गावे, ऐसे बोलते हैं। हाँ, मन से गावे, है ना?
मन को हरने वाला, वो भी वो क्या है? ये जो होते हैं ना, ये आपके वाक्य के लिए एक शब्द, ये विशेषण होते हैं कि संज्ञा होते हैं? बताओ जरा मुझे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जो वाक्य के लिए एक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा होती है कि विशेषण होती है? जैसे कि मनोहर है ना, तो क्या करोगे, इसकी व्याख्या कैसे करोगे? मन को हरने वाला मनोहर, ठीक है? हैं? नहीं। यह हमारे गांव का मनोहर है, मैं तेरे को बोलता हूं, यह हमारे गांव का मनोहर है। मनोहर मतलब तेरा नाम थोड़ी मनोहर, ऐसा व्यक्ति ना। अब जैसे मैं हूं तो मैं टीचर हूं, मेरी टीचर विशेषता थोड़ी है, प्रोफेशन है। टीचर क्या है? जातिवाचक संज्ञा ना। नहीं, यह बंदा हमारे गांव का मनोहर है तो ये जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि क्वेश्चन आया भी था, पीएससी में डाला था। वॉइस नहीं आ रही क्या? आ तो रही है। जैसे कि मैं कहूंगा कि यह हमारे, सुनो मेरी बात, यह हमारे गांव का जयचंद है। बताओ जरा जयचंद क्या है? तो फिर क्या हुआ, ये जातिवाचक अब लग गया पता, कर लिया कंपेयर, बस। जी वो विशेषण होते हैं, विशेषण नहीं होते ना वो, तो जातिवाचक संज्ञा। मैंने आपको बोला नहीं अभी कि वो हमारे देश का जयचंद है, तो जयचंद क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? उसी प्रकार से ये भी है। यह हमारे गांव का ओझा है। बताओ जरा, पढ़ा होगा आपने ओझा, झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो झाड़ फूंक से किसी का इलाज करता हो या फिर जहर जुहर का इलाज करता हो, उसको बोलते हैं ओझा। तो फिर मैंने बोला यह हमारे गांव का ओझा है, तो क्या बोलोगे? ओझा वर्ड क्या काम करेगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अग्नि का विशेषण क्या बनेगा? अग्नेय, ठीक है? धन का विशेषण धनी। भूख का विशेषण भूखा। दया का विशेषण दयालु। लोभ का विशेषण लोभी। पाप का विशेषण पापी। संसार का विशेषण सांसारिक। संसारिक सांसारिक, ठीक है? देश का विशेषण देशी। गुण का विशेषण गुणी। इच्छा का विशेषण इच्छुक। प्रेम का विशेषण प्रेमी। भारत का विशेषण भारतीय। कुल का विशेषण कुलीन। स्वर्ग का विशेषण स्वर्गीय। विश्वास का विशेषण विश्वस्त या फिर विश्वसनीय। बन सकता है, बन सकता है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर का विशेषण आंतरिक। आकाश का विशेषण आकाशीय। आत्मा का विशेषण आत्मिक। आत्मीय नहीं होता ना ऐसे वर्ड जो कि आध्यात्मिक भी नहीं बोलते उसको। चलिए आगे है इच्छा का विशेषण इच्छुक। ईश्वर का विशेषण ईश्वरी। उपासना का विशेषण उपास्य। कंठ का विशेषण कंठ। ईर्षा का विशेषण ईर्षालु। जब भी आप इनको चूज करो तो इन शब्दों को वाक्य में डाल के देखो कि वो एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है? मैंने कहा गणित। गणित को आप बनाओ जरा विशेषण। गणना कैसे? मुझे तो गणना करनी है। हाँ, गणितज्ञ। गणितज्ञ विशेषण, ठीक है? मुझे गणितज्ञ व्यक्ति चाहिए जो कि पूरा हिसाब किताब कर सके, ठीक है? उसी हिसाब से। नेक्स्ट वन इज अंडा का विशेषण अंडे नहीं, अंडा का विशेषण अंडज, ठीक है? अब अंडज में किसको बोलूंगा? जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, ठीक है? हाँ, उद्भज। नेक्स्ट है, मुझे बताइए, कुरु का विशेषण आया हुआ था एग्जाम में। कुरु का विशेषण क्रूरता नहीं, क्रूर बोला ही नहीं मैंने, मैंने बोला कुरु। कुरूप नहीं, कुरु। कौरव, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट है देश का विशेषण देशीय। घर का विशेषण घरेलू। चाचा का विशेषण गृहस्थ।
वो इसमें ना वो आ सकता है अगर वहां पे गृह लिखा हो। इसने लिखा घर, जो गृहस्थ होता है वो इसका वेरिएंट है, उसका नहीं है, घर का घरेलू। नेक्स्ट है तेज का विशेषण, तेजस्वी। देव का विशेषण, दैविक। धर्म का विशेषण, धार्मिक। निर्वासन का विशेषण, निर्वासित, सरकार। ठीक है, तो बन गया ना विशेषण। आगे मैंने सरकार लिखा। सरकार कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक। ठीक है। चलना का विशेषण, चलना का विशेषण। चलीन कहां यूज किया आपने हिंदी में? चलन? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, पर चाल चलन वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चालू व्यक्ति है, चालू। चाल का बनेगा चालू। नेक्स्ट है तालु का विशेषण, तालव्य। ताजा का विशेषण, ताजगी। देव का विशेषण, दैविक भी बन सकता है, दिव्य भी बन सकता है, अलग अलग प्रकार से बना सकता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है नीचे का विशेषण, निचला। ऊपर का विशेषण, ऊपरी। ठीक है। पक्ष का विशेषण, पाक्षिक। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष का विशेषण, वार्षिक। ठीक है, संसार का हो गया। स्त्री का विशेषण, त्रैण। वेरी गुड। नेक्स्ट है श्रम का विशेषण, श्रमिक। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्य का विशेषण, मूल्यवान। रंग का विशेषण, रंगीला, रंगीन भी ठीक है, यह रंगीन पिक्चर है ना, रंगीन बन जाएगा साथ में। सच का विशेषण, सच्चाई नहीं, सच्चाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सच्चा व्यक्ति है। मैंने कहा कि शब्दों को डाल के देखो वाक्य में, तब जाके आपने चूज करना। अभी तो जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं, तो जो आपने याद किया है वही आपके मुख से बाहर आ रहा है। लेकिन बेशक सुनो मेरी बात, बेशक हमने याद की हो कोई भी चीज, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कन्वर्ट करने वाले, चाहे वो किसी भी शब्द को आपने भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है, चाहे अपने विशेषण में कन्वर्ट करना है, बेशक आपने याद किया हो, याद करने के बाद जो भी वर्ड आपके माइंड से बाहर आया उस वर्ड का यूज करो किसी वाक्य में। अगर वो भाववाचक संज्ञा या फिर संज्ञा की तरह भी यूज किया जा रहा है तो वो बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। अगर वो एज ए विशेषण यूज किया जा रहा है फिर बनेगा वो विशेषण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मैंने तुम्हारी रक्षा करनी है। अब करनी क्या है? रक्षा। तो रक्षा इस वाक्य में क्या बन गया? कर्म बन गया। कर्म हमेशा संज्ञा होती है, तो कौन सी संज्ञा हुई? रक्षा। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब इस रक्षा का आपने मुझे बनाना है, मुझे बना के बताना है विशेषण, रक्षक। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज स्थान का विशेषण, स्थानीय। स्थानीय भाषा, स्थानीय व्यक्ति। ठीक है, चलो भाई। आधी ही रिवीजन हो भाई, आधी हम कल करेंगे। क्रिया हमारे पास बच गया, अव्यय हमारे पास बच गया, फिर हमने करना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग और उपसर्ग प्रत्यय। कल करते हैं इसको। ठीक है, कल मतलब नेक्स्ट जब भी क्लास होगी। ठीक है, यहां तक ठीक रिवीजन होगी अच्छे से? आपको भी थोड़ा लगा पता? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को। और मंडे को भाई सब कुछ करके आना। और मंडे को मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 टॉपिक से मैं डालूंगा करंट अफेयर। और मैं कह रहा हूं कि करंट अफेयर का सेक्शन ही मैं अलग से डालूंगा इस बार। जो मंडे को पेपर होगा वीकली मॉक टेस्ट, उसमें करंट अफेयर का सेक्शन अलग होगा। मेरी मर्जी में 5 डालूं, मेरी मर्जी में 10 डालूं। तो अगर आप उन 2 पीडीएफ्स को याद करके नहीं आए तो नंबर आपके कम। वो भेज दी हैं, वो आपको वहीं पर मिल जाएंगी। पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओ, करंट अफेयर वाले, हमारे सीएम जी की लगी होगी, फोटो लगा दी है मैंने भाई। ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। अच्छा, वहीं से आपने, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, जो करना कर सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए याद। ठीक है, चलो, जब तक मैं बोल रहा होता हूं तब तक
ये यहाँ देखना यहाँ। ठीक है, मैं क्योंकि लगा थोड़ा तो दसना पड़ा 2025 भूलिए दूसरे सारे, सारे तो नहीं भूलिए पर कुछ कुछ भूलिए थे, समझे कि नहीं। और जब तक मैं क्लास में हूँ जब तक कोई बाहर भी नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है फिर मिलते हैं मंडे को। जय हिंद।